हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। रिया, क्या समझते हो आप इस वर्ड से डाइवर्सिटी? ठीक है, मतलब भारत के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, कल्चर वगैरह एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो साथ इस देश में रहते हैं, राइट? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप बचपन से सुनते हो, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी जो है वो आज की इस क्लास में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सभी को मिल जाएगी। भारत, सबसे बड़ी बात तो आप लोग याद रखना कि एक प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल सोसाइटी का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि एक डाइवर्स सोसाइटी है, और डाइवर्सिटी को आप ऐसा कह सकते हो कि भारत एक प्लूरल सोसाइटी है। जब भी हम बात करते हैं इस वर्ड की प्लूरल, या फिर अगर हम उसको बोलें प्लूरैलिटी, तो यानी कि मल्टीपल प्रकार के आस्पेक्ट या चीज़ें किसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसी को हम कहते हैं प्लूरैलिटी, है ना? तो भारत एक प्लूरल सोसाइटी है, लेटर में भी और स्पिरिट में भी। लेटर इन स्पिरिट का मतलब ये होता है कि हम बोलते हैं ना, जैसे भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, तो डाइवर्सिटी या प्लूरैलिटी जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है, उसकी हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिलती हैं। वो प्रैक्टिकली हमारे देश में है भी, सिर्फ लिखने लिखने या कहने कहने वाली बात नहीं है, ठीक है? और हमारे देश में डाइवर्सिटी या प्लूरैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में हमें इम्प्लाई या अप्लाई होती हुई दिखता है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, दुनिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल है, उन कंट्रीज़ में और भारत में एक अनोखा डिफरेंस है, बहुत यूनिक डिफरेंस है। वो इस बात को लेकर है, पास्ट में ऐसे बहुत सारे नेशन स्टेट्स हुए हैं, यानी कि कंट्रीज़ हुई हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ एक कंट्री में रहे थे, लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर ना तो उस कंट्री की सरकार और ना ही उनका संविधान, उनके अंदर इतनी दम ही नहीं थी कि जैसे जैसे उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर ये प्लूरैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे ये उन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ता हुआ चला गया, तो वो कंट्री संभाल नहीं सकी, और अल्टीमेटली वहाँ पर जो कियर्स हैं, जो सिविल वॉर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को तो इस सिचुएशन को भी फेस करना पड़ा कि वो कंट्रीज़ इसी डाइवर्सिटी के चलते डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी कि फ्रेगमेंट हो गई, तितर बितर होकर बिखर गई। भारत के अंदर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक जो यूनिक प्रिंसिपल है वो है यूनिटी, और इसके लिए जो तारीफ करी जाती है वो करी जाती है हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर आप कह लो हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की, प्लस हमारी डेमोक्रेसी की, ठीक है? तो भारत के अंदर यूनिटी और डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है वो किस प्रकार से उसकी झलक हमें देखने को मिलती है, तो राइटर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि बहुत ग्रैंड लेवल पर हमें एक एमेलगमेशन, एक सिंथेसिस, एक ब्लेंड, एक मिक्सचर देखने को मिलता है विभिन्न प्रकार के कल्चर्स का, धर्मों का, भाषाओं का,
जो कि अलग अलग कास्ट के साथ और कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है। और ये सब कुछ चीज़ें लोगों के साथ जो एसोसिएटेड है, वो सारे लोग इन सारी चीज़ों को पास से लेकर अभी तक अपने साथ समेटते हुए इसी लैंड के ऊपर रह रहे हैं। जो इंडिया एज अ जोग्राफिकल टेरिटरी की जो डेफिनेशन है, उसके अंदर वो यूनिटी के साथ इस पर्टिकुलर कंट्री में अभी तक रहते हुए आए हैं। यस, इसको लेकर बीच बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आई हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी भी हमारे देश के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हमें डिसइंटीग्रेट होना पड़ा हो या फ्रेगमेंट होना पड़ा हो। और मैंने PSIR की क्लासेस में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक टर्म समझाई थी, कोजाइवनेस। यानी कि जब हम बात करते हैं एक वी फीलिंग की, कि सबको हम अपना मान के चल रहे हैं, और उसका पुख्ता सबूत ये है कि देश का विभाजन नहीं हुआ है अलग अलग टुकड़ों में। तो ये जो वी फीलिंग है, इसको हम कहते हैं कोजाइवनेस। जबकि पास्ट में इतने सारे प्रकार के फॉरेन इन्वेजन्स जो है वो देखने को मिले हमें इतिहास के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर। फिर चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात हो या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात हो, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन्स होने के बावजूद भी हमारी जो कोजाइवनेस है इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, वो बरकरार है। और हम उसके ऊपर प्राउड फील इसलिए कर सकते हैं बिकॉज अनलाइक अदर नेशंस जो कि डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को संभाल ही नहीं पाए, यूनिटी तो छोड़ ही दो, वो डिसइंटीग्रेट हो गए, वो फ्रेगमेंट हो गए, उनका विभाजन हो गया, वो तितर बितर होकर बिखर गए। जैसे उस कंट्री का ओरिजिनल नक्शा था इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, वो कंट्रीज आज के समय में वैसी नहीं रही हैं। लेकिन भारत उन सभी कंट्रीज से इसलिए अलग है बिकॉज हम यहाँ पर इस वी फीलिंग के साथ सभी प्रकार के लोगों को, फिर चाहे उनका अलग अलग प्रकार से रीति रिवाज परंपराएं हों, उनके धार्मिक स्तर जो हैं वो अलग हों, धर्म के बेसिस पर अलग अलग लोग डिवाइडेड हों, लैंग्वेजेस हों, कल्चरल डिफरेंसेस हों, लेकिन हमने इन सब को प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करा है, सिंथेसाइज करा है, और इस देश में आज तक उनको जोड़े हुए रखा है, जो कि इंडिया एज अ नेशन स्टेट की डेफिनेशन को बनाते हैं और विभिन्न प्रकार से भारत को रंग रूप देते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, रीति रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें। अब हमारे देश में ये जो नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी, सबका मतलब साथ रहना, ठीक है, भाईचारे के साथ, ये अभी तक मेंटेन होती हुए आया है। पास में चाहे भले जितने मर्जी चैलेंजेस रहे हो। और जानने वाली बात यह है कि भारत के अंदर बहुत शार्प लेवल पर आपको आर्थिक लेवल पर भी और सामाजिक लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसने बहुत बार एक ऐसा दाग धब्बा भी छोड़ा है हमारे देश के ऊपर कि हम जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का या इगैलिटेरियन सोशल रिलेशंस का जो सपना देखते हैं। पहले मैं आपको इगैलिटेरियन वर्ड का मतलब क्लियर कर देता हूँ। इगैलिटेरियन इज एनीथिंग दोस्तों विच इज रिलेटेड टू इक्वालिटी, जहाँ हम समानताओं की बात करते हैं। तो भारत में ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क होना, सोशल इनइक्वालिटी के किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है, किसी के पास इतना खाना अवेलेबल है कि खाने की वेस्टेज हो रही है और किसी के पास 2 वक्त की रोटी का सहारा भी नहीं है। इन सारे छोटे छोटे मुद्दों की वजह से, हालांकि मुद्दे छोटे नहीं होते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन राइटर यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इन इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ के मुद्दे पर ही दुनिया के बहुत देशों के अंदर विभाजन, सिविल वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो उत्पन्न हुए थे, जिसकी वजह से वो देश तितर बितर होकर बिखर गए, टूट गए। मल्टीपल कंट्रीज एक देश से इमर्ज होकर आई। लेकिन हमारे देश में ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करा, अपनी आवाज़ नहीं उठाई, या कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ इवन बंदूकें नहीं उठाई, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये सारी चीज़ें साथ में जब ये प्रभावित करती हैं देश की स्टेबिलिटी को, लेकिन ये सारे लोग अलग अलग प्रकार के साथ में ही रहते हैं हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से
भारत की पहचान कुछ इस तरीके से उभर कर आई इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कि भारत को माना गया कि इट इज़ अ यूनिक मोज़ैक ऑफ कल्चर। ये मॉस्क नहीं है, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको मस्जिद नहीं लिखना है यहाँ पर, इट शुड बी मोज़ैक, MOSAIC, इसको करेक्ट कर लेना। भारत एक मस्जिद नहीं है कल्चर का, मोज़ैक है कल्चर का। मोज़ैक का मतलब ये होता है एक ऐसा आशियाना जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कल्चरल आइडेंटिटीज साथ में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए आप भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को आप एक वर्ड के साथ भी कोनोट कर सकते हो, लिख सकते हो, डैट भारत के अंदर जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रेनबो डाइवर्सिटी। जिस प्रकार से इंद्रधनुष होता है ना, उस प्रकार की डाइवर्सिटी हमारे देश में, क्योंकि डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट हमारे देश में बहुत सारे हैं। तो भारत आज के समय में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को होल्ड करने के बाद उसका रंग रूप कैसा है, वो एक मल्टी कल्चरल सिचुएशन के अंदर है, जहाँ पर इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी के धर्म होने के बावजूद भी, परंपरागत रूप से इतने सारे रीति रिवाज, कल्चरल फेस्टिवल्स, भाषाएं, उन सबको हमने ब्लेंड करा है, मिक्स करा है एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर, जिसकी वजह से हमने सिंगल तरीके से इंटीग्रेट करा है भारत को एज अ कल्चरल होल टेरिटरी, प्रॉपर टेरिटरी। अब डाइवर्सिटी जो है, इस टर्म को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा और डिटेल में, कि ये जो टर्म डाइवर्सिटी है, ये एक चीज़ को एम्फसाइज करता है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि यहां पर अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस हैं, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, लेकिन इन डिफरेंसेस को हमें इनइक्वालिटीज, असमानताएं नहीं मानना है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा राइट, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और बाकी लोग उन फैसिलिटीज़ से परे हैं, बिल्कुल दूर हैं। आपको इसको ऐसा नहीं मानना है, ऐसा नहीं समझना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे देश में डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस है। इट डज नॉट सिंबलाइज इन इक्वालिटीज, असमानताएं इन एनी फॉर्म। इट इज नॉट अबाउट इन इक्वालिटीज। यहां पर जो डिफरेंसेस हैं, दे आर कलेक्टिव डिफरेंसेस, कि लोग अलग अलग कल्चर के हैं, रिलीजन के हैं, भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, उनका फूड, कस्टम्स, ड्रेसिंग सेंस, या जो उनका ओरिएंटेशन है, उनका बिलीफ है किसी धर्म के अंदर, या बिलीफ नहीं भी है, हम एथीस्ट को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं अपने संवैधानिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी जीसस क्राइस्ट, गुरुद्वारे के ऊपर कोई भी यकीन नहीं है किसी धर्म के साथ, तब भी आपको इज्जत से इस देश में रहने दिया जाएगा। आपको फोर्सफुली नहीं बोला जाएगा कि आपको किसी न किसी धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे देश में कलेक्टिव डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग नजर आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रुप के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एज कंपेयर टू अनदर ग्रुप। अब ये जो डिफरेंसेस हैं भारत के अंदर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं यही भारत की डाइवर्सिटी की पहचान है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का कहने का मतलब ये है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपको देखने को मिलते हैं, है ना, बच्चे, एडल्ट, यंग एडल्ट, विमेन, उसके अंदर भी गर्ल्स, यंग विमेन, एडल्ट विमेन, एडोलेसेंट विमेन, ओल्ड एज के लोग, एडरली लोग, ये सारे प्रकार के लोग भारत के अंदर रहते हैं। तो डिफरेंसेस बायोलॉजिकल है, और ये बायोलॉजिकल डिफरेंस तो लाजमी है किसी भी देश के लिए, राइट। लेकिन देश को तोड़ने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए जो एक एंगल प्रभावित करता है, वो एंगल दो हैं, एक धर्म के बेसिस पर, एक भाषा के बेसिस पर। अब हमारे देश में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसा दुनिया के किसी भी देश में होते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, एडल्ट, यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स, प्यूबर्टी एज के लोग, सारे लोग, हर एक प्रकार के एज ग्रुप के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है, तो दुनिया के किसी भी कोने में अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस हमारे देश में बहुत सारे हैं,
और भाषाएं बहुत सारी हैं, भाषा को बोलने वाले जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। और भाषा के बेसिस पर हमारे देश में भाषा की डिमांड को लेते हुए नई नई स्टेट्स की डिमांड भी उभर कर आती हैं। जैसे देश की आज़ादी के इमीडिएटली बाद आपको पता है एक मूवमेंट चली थी जिसका नाम है, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर पढ़ते हैं, विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसको लीड करा था दक्षिण भारत के एक प्रोमिनेंट लीडर ने, पी श्रीरामुलु। और उसके बेसिस पर आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बनकर आया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। तो भाषा और प्रांत रचना ये संविधान के एक कोर एस्पेक्ट है और इसके बेसिस पर मल्टीपल स्टेट्स भी हमारे देश में क्रिएट हुई हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले जो लिंग्विस्टिक कैटेगरी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनको एक सेपरेट राज्य मिले, और ये डिमांड आज भी चलती है। जैसे लेटेस्ट स्टेट जो फिर आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्रिएट हो गई 2014 के अंदर, वो कौन सी है? तेलंगाना, राइट। तो हमारे देश में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बड़े सारे कल्चरल ग्रुप्स के। तो हमारे देश में डाइवर्सिटी का मतलब ये निकल कर आता है कि देयर आर वैरायटी ऑफ रेसेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स। अब यूनिटी का मतलब ये है, डाइवर्सिटी तो आप सीख गए, यूनिटी का मतलब है इंटीग्रेशन, यानी कि जोड़ के रखना। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात अलग से करेंगे। फिलहाल डाइवर्सिटी तो आप सीख गए कि डाइवर्सिटी का मतलब है हमारे देश के अंदर डिफरेंसेस, वो असमानताओं को नहीं दर्शाता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, धर्म के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं आप, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग कैटेगरी है। ये वर्ड जो हम हिंदी में बोलते हैं अलग अलग, किसी भी चीज़ का अलग होना दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में जो कि आपके सामने है, तो वो डिफरेंसेस को डिनोट करती है, ना कि इनइक्वालिटीज को दर्शाती है। लेकिन यूनिटी का मतलब है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन हमारे देश में एक सोशल साइकोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि सामाजिक स्तर पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कि सारे लोग एक वननेस की फीलिंग के साथ, एक वी फीलिंग के साथ रहते हैं, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर बताया कोजेवनेस, ठीक है, दैट इज सेंस ऑफ वीनेस, और आप इसको वी फीलिंग भी बोल सकते हो। यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हमारे देश में बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं कि लोग जो हैं अपने डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी वो मेंबर्स हैं सोसाइटी के और वो साथ में रह रहे हैं। हमारे देश में गलियां डिवाइडेड नहीं है कि ये मुसलमानों की गली होगी, ये क्रिश्चियंस की गली होगी, वो हिंदू की गली है, वो सरदारों की गली है, वो जैनों की गली है, वो बनियों की गली है, वो बुद्धिस्ट की गली है। यानी कि कम्युनिटीज के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर हमारे देश में एरियाज डिवाइडेड नहीं है। एवरी पर्सन, इवन इफ ही और शी इज हैविंग, या उसका कम्युनिटी के अंदर अगर किसी प्रकार से धर्म या भाषा को लेकर अगर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश में देयर इज अ यूनिक ब्लेंड कि वो सारे लोग साथ में रहते हैं, हर एक जगह में, हर एक गली मोहल्ले के अंदर मल्टीपल प्रोफेशंस को वो कैरी आउट मतलब करते हैं साथ में। और इसको लेकर कभी भी हमारे देश में चैलेंजेस तो आए हैं, लेकिन देश का विभाजन नहीं हुआ। तो अगर आप इन दोनों वर्ड्स को रिलेट कर दो, बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, तो आपको एक वर्ड समझ में आएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये है हमारे देश में यूनिटी तो है, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं है। यूनिफॉर्मिटी के साथ कहने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको अभी वर्ड बताया कि हमारे देश में रेनबो लाइक डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो एक इंद्रधनुष की तरह है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का कोई होमोजीनियस नेचर नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है, कि आप भारत को ये नहीं कह सकते कि भारत सिर्फ हिंदूज के लिए है। हम अतिथि देवो भव के कॉन्सेप्ट में आज़ादी से पहले प्राचीन भारत के इतिहास से ही बिलीव करते हैं।
कि पास में जितने भी लोग आए हैं, किसी भी देश से आए हैं, चाहे उनको यहाँ पर सेटल होना था या किसी भी काम से आए थे, हम सबका आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, तो यूनिटी हमारे देश में, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। सारे लोग साथ रहते हैं, लेकिन उस साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि सब लोगों का एक ही प्रकार से वेशभूषा है, एक ही प्रकार का वो खाना खाते हैं, एक ही धर्म के वो लोग हैं। डाइवर्सिटी है, ठीक है, और यूनिटी में होमोजीनियसनेस नहीं है। और ये जो डाइवर्सिटी है ये फ्रेगमेंटेशन के साथ नहीं है, यानी कि बिखरे बिखरे लोग नहीं है। कि आप कभी भी, एग्जांपल आप ये देख सकते हो यहाँ पर, कि आप कभी भी किसी रिक्शे पर बैठने से पहले, किसी बस पर चढ़ने से पहले उसके चालक से आप ये नहीं पूछते हो कि भाई साहब मैं तो मुसलमान हूँ, आप अपना धर्म पहले बता दो, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, क्या हो, क्योंकि मैं, अगर आप इस धर्म के हो और अगर आप मेरे धर्म के साथ, आपका धर्म मेल नहीं खाता है, तो मैं आपकी इस रिक्शे पर या बस में नहीं चढ़ूंगा, नहीं बैठूंगा। हमारे देश में इस प्रकार की जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ लोगों के मन में हो सकती है, प्रॉब्लम हर देश में होती है, और कुछ लोग हो सकता है कि इसके बेसिस पर देश को तोड़ने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है वो फ्रेगमेंटेशन के साथ नहीं है, किसी टकराव के साथ नहीं है, कि देश का विभाजन जो है हो जाए उससे, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन कि हमारे देश में डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, जहाँ पर डाइवर्सिटी होने की वजह से वो देश डिसइंटीग्रेट हो गए, उन देश का विभाजन हो गया। लेकिन हमारे देश में डाइवर्सिटी की वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन एनरिच होता है। कैसे? एक कल्चर का आदमी दूसरे कल्चर के आदमी की वेशभूषा को, पहनावे को, खाने पीने की चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। जैसे मतलब मान लो आपने इडली सांभर डोसा खाया, तो और आप साउथ इंडियन नहीं भी हो, तो आप यानी कि साउथ इंडिया की एक फूड ट्रेडिशन को अडॉप्ट कर रहे हो, उसके साथ ही आप उस फूड को एंजॉय करते हुए एक वेस्टर्न वैल्यू को भी हो सकता है आप साथ लेकर चल रहे हो। कहने का मतलब ये, आपने अपने डोसा इडली सांभर के साथ एक पेप्सी मंगवा ली, तो पेप्सी एक वेस्टर्न कल्चर का सिंबोलिज्म है विद रिस्पेक्ट टू फूड ट्रेडिशन। साउथ इंडियन डिश दक्षिण भारत का एक फूड ट्रेडिशन है। तो आप दोनों, और आप नॉर्थ इंडियन हो, ना ही आप अमेरिकन हो, ना ही आप दक्षिण भारत से रिलेटेड एक आदमी हो जो कि उनके कल्चर को पहचाने, उनकी परंपरा को पहचाने, बट यू लव देयर फूड। तो इस प्रकार से डाइवर्सिटी अगर ये वाली नहीं होती तो आप जानते ही नहीं उनके कल्चर के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनके रीति रिवाज परंपराओं के बारे में। तो इन सब चीज़ों की वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे देश में लोगों का एनरिच होता है, जिससे एक कल्चर, एक कास्ट, एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप और कम्युनिटी के लोगों के कल्चर्स को, रीति रिवाज और परंपराओं को जानते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो कि हिंदू परिवार के कुछ लोग हैं, लेकिन जब मीठी ईद आई और उनके दोस्तों ने उनको इनवाइट करा, तो उनके घर जाकर हमें भी पता लगता है कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग मीठी ईद पर या बकर ईद पर क्या रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, क्या उनका परंपरागत रूप से उनकी पूरी दिनचर्या रहती है। फिर अगर आप उनको घर में अपने इनवाइट करोगे होली पर, दिवाली पर, तो आपके घर में किस चीज़ की पूजा होती है, क्या खाना पीना बनता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, त्यौहार कैसे मनाया जाता है। तो इससे क्या है, जब एक नोननेस बढ़ती है ना, कि आप उनको जान रहे हो, वो आपको जान रहे हैं, तो इससे टॉलरेंस की कैपेसिटी भी डेवलप होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दूसरे कल्चर की दूसरे कम्युनिटीज़ के कल्चर को जानोगे तो हमेशा उससे पीस, एक शांति व्यवस्था ही प्रमोट होगी। कभी कभार ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी बदल जाता है ना, कि आपका कोई फेस्टिवल चल रहा है मान लो, और सामने वाले रिलीजियस ग्रुप का भी फेस्टिवल है, और आपने यहाँ से एक रैली निकाली, उन्होंने रैली निकाली, और क्लैश हो गया, और वो एक कम्युनल क्लैश के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ऐसी भी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं कि धर्म को लेकर लोग भिड़ते भी हैं, लेकिन उसी धर्म और कल्चर को लेकर लोग एक दूसरे के कल्चर और धर्मों के कोर प्रिंसिपल्स को, मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश भी करते हैं, है ना। तो जब हम अपने देश को इस प्रकार की आइडेंटिटी देते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे देश के अंदर
कल्चर, रीति रिवाज, परंपराओं को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हमारा कहना ये होता है कि देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज विच आर लिविंग हियर इन इंडिया, एंड वो पीसफुली रह रहे हैं। बीच में चैलेंजेस आए, क्लैशेस आए, कुछ लोगों ने देश को तोड़ने की कोशिश करी, लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चला था और खालिस्तान की डिमांड, या नॉर्थ ईस्ट से ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, ठीक है। सेपरेट मैं स्टेट बनाने की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, जैसे विशाल आंध्रा मूवमेंट, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने की डिमांड थी। तेलंगाना, ठीक है, अगेन लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बनाने की डिमांड थी। लेकिन हमारे देश में संवैधानिक प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल सिद्धांत है, उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, या संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग उसको बनाकर वो गए हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के संविधान जो हैं वो 3 से 4 बार प्रॉपर फाड़ने के बाद फ्रेश तरीके से लिखे गए हैं। हमने सिर्फ बदलते वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करें, कुछ चेंजेस करें। जिस प्रकार से हमारे घर की बिल्डिंग या कोई कमरे पुराने हो जाते हैं तो हम उस पर दोबारा से पुट्टी करवाकर, सीमेंट लगवाकर, उस एरिया को तोड़वाकर, हम पेंट करवाकर फ्रेश बना लेते हैं अपने घर को। इसी प्रकार से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को बदलते वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार सिर्फ फ्रेशन अप करा है। पूरा ढांचा बिल्डिंग का गिराते हुए एक फ्रेश संविधान नहीं लिखा है हमने, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और हम उसके ऊपर प्राउड फील इसलिए कर सकते हैं बिकॉज हमारे देश में संविधान बार बार नहीं लिखा गया है, आज तक वो वैसे ही है जैसे वो था। कुछ चेंजेस ज़रूर आए हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी थे। 1947 से लेकर 2025 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं भारत के अंदर विद रिस्पेक्ट टू आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों की थिंकिंग वगैरह, थिंकिंग पैटर्न्स वगैरह बदले हैं, तो वो चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन फिर भी इन सारी चुनौतियों और चीज़ों की वजह से कभी भी हमारा देश टूटा नहीं। और जो मैं आपको इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की डिमांड बता रहा था, वो जैसे पंजाब से उभरी थी कि खालिस्तान को अलग कर दो, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी कि नागालैंड को नागालैंड से अलग हो गए, ग्रेटर नागालैंड के सेपरेट देश बना दिया जाए, तो हमने इसको साफ तरीके से नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा संविधान अलाउ नहीं करता है, ठीक है। हम किसी एक टेरिटरी को अपने देश के अंदर शामिल तो कर सकते हैं, उसे एक यूनियन टेरिटरी या फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा तो दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे जो पार्ट 1 है, वो कभी भी ये अलाउ नहीं करता है कि आप सेपरेट कंट्री बना लो। तो ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं और इन कम्युनिटीज़ के बीच में जिस प्रकार के डिफरेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, उसको हमें असमानता नहीं मानना चाहिए। दे आर नॉट इनइक्वालिटीज़। और यहाँ पर कम्युनिटीज़ को हमारे देश में डिफाइन करा जाता है उनके कल्चरल मार्कर्स के बेसिस पर, यानी कि रीति रिवाज, परंपरा और जो उनका कल्चर है उसके बेसिस पर। और कल्चर के एलिमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे भाषा हो गया, धर्म हो गया। सेट मतलब होता है कि आप एक खुद का एक छोटा सा या बड़ा सा ग्रुप बनाकर जो कोर कल्चर, जो कोर रिलीजन है उससे हटकर आप अपने ग्रुप बना रहे हो। तो सेट भी कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ या किसी ग्रुप के साथ रिलेटेड होता है, भले इसका रिलीजियस मोटिव ना हो, रिलीजियस एजेंडा ना हो। फिर अलग अलग प्रकार के रेसेस के लोग, कास्ट के लोग, ये सभी कम्युनिटीज़ भारत के अंदर साथ रहती हुई आई हैं अभी तक। लैंग्वेज, रिलीजन, सेट, रेस एंड कास्ट। और इसके पीछे सिर्फ 1947 के बाद से लेकर अभी तक का जो दौर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अलग अलग प्रकार के लोगों को, उनके कल्चर को, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, उनका आदर सत्कार करते हुए इस देश में उनको एंट्री देते हुए आए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर, मध्यकालीन भारत के इतिहास से लेकर, आधुनिक भारत के इतिहास से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक। और ये हमारे देश की कंटेम्प्रेरी रियलिटी है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया की इतनी तारीफ करी जाती है। दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को, इसके एजेंडा को इतने अच्छे से भारत ने एक धागे में पिरोकर रखा हुआ है। नॉट लाइक अदर कंट्रीज जहाँ पर डाइवर्सिटी थोड़ी सी हावी होती है उन कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पर सिविल वॉर्स, जो गृह युद्ध होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं और उन देश का विभाजन हो जाता है, वो देश टूट जाते हैं और वहाँ पर उनकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है, इवन राजनीतिक व्यवस्था।
हमारे देश के अंदर ये सारी व्यवस्था को चरमराने के लिए एलिमेंट ज़रूर उजागर हुए बीच बीच में, जैसे खालिस्तान की डिमांड को लेकर, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में और सारे जो ग्रुप्स थे तो उन्होंने एक उत्पात मचाया, ठीक है, सरकार की नाक में दम करा, ठीक है। कुछ नक्सलाइट्स का इमर्ज होना, जो कि हमारे ही देश के लोग होते हैं लेकिन वो बंदूक उठा लेते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बेकार है, हमें तो नेताओं को मार देना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर हमें अपनी ही खुद की सरकार बनानी है, अपना खुद का हमें देश चाहिए, हमें अलग कर दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस प्रकार की तू में हुई है। लेकिन जिस प्रकार से घर परिवार के लोग आपस में कभी कभार लड़ते हैं लेकिन रहते फिर भी उसी बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि वो उस एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। सिमिलरली हमारे देश में भी ये तू में होती हुई आई है, वेरियस ग्रुप्स के द्वारा ऐसी वॉइसेस इमर्ज हुई हैं कि हमें अलग कर दो, सेपरेट बना दो, सेपरेट कंट्री दे दो, लेकिन हमने कभी भी ऐसा होने नहीं दिया। जो हमारा एक देश एक परिवार की तरह है, जहाँ पर मल्टीपल प्रकार के परिवार, घर परिवार के जो मेंबर्स हैं, उनका रंग रूप, उनका धर्म, उनकी भाषा, उनके कल्चर के सिद्धांत, उनके ये जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी हमने उनको एक धागे के अंदर अच्छे से पिरोकर रखा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एज वेल एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।